नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद है। कोई उन्हें मौसम वैज्ञानिक की संज्ञा देता है तो कोई उन्हें साधने पैदल ही 12 जनपद के आवास पर पहुंच जाता है। वो युवा नेता जो जब चुनावी समर में उतरता है तो अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवा लेता है। पिछले 3 दशक में दिल्ली की तख्त पर चाहे कोई भी पार्टी किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, हर एक सरकार में उसकी भागीदारी अहम रही है। हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के ऐसे राजनेता की जिनके हर दांव में निशाने पर रही है सत्ता। जैसा आदमी, ऐसा मौसम वैज्ञानिक दुनिया में नहीं। धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। हाजीपुर व वैशाली के किसी क्षेत्र में रामविलास पासवान कदम रखते हैं तो यह नारा जरूर सुनाई दे सकता है। 1989 में हाजीपुर के किसी कार्यकर्ता के मुंह से निकला नारा पासवान के साथ ही पूरे बिहार में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। वर्ष 2004 साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी सोनिया गांधी अपने 10 जनपद के निवास से निकलती हैं। एसपीजी सुरक्षा के साथ गोल चक्कर को पैदल पार करती हैं और 12 जनपद के गेट पर पहुंचती हैं। 12 जनपद यानी रामविलास पासवान का आवास। सोनिया की यह छोटी सी पदयात्रा समसामयिक राजनीति इतिहास में एक बड़ी घटना बनकर उभरी। सोनिया को इससे पहले दिल्ली की सड़कों पर टहलते शायद ही किसी ने देखा होगा। सोनिया गांधी ने रामविलास पासवान से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, केवल उनके दफ्तर ने यह चेक किया था कि पासवान घर पर हैं या नहीं। वह बिना ऐलान किए, बिना किसी अपॉइंटमेंट और बिना किसी सूचना के वहां पहुंची। पासवान के लिए यह बेहद आश्चर्यजनक घटना थी, लेकिन वह सोनिया की गर्मजोशी, पहल और राजनीतिक सूझबूझ के कायल हो गए। पासवान की पार्टी उस वक्त अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर अनिश्चित थी। ऐसे में सोनिया का गठजोड़ बनाने के लिए उनके पास आना पासवान के लिए एक बड़ी बात थी। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। साल 2014 आम चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर दिल्ली का 12 जनपद सुर्खियों में था। इस बार भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान से मुलाकात करने आए थे। इस बैठक के बाद देर रात लोकसभा चुनाव में लोजपा और बीजेपी की गठबंधन की घोषणा हुई। इतिहास की ये 2 घटनाएं बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय राजनीति में रामविलास पासवान की यही अहमियत है। वो एक ही वक्त में 2 विपरीत छोरों पर खड़े लोगों के बीच सहज स्वीकार्य हो सकते हैं। करीब 50 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने ऐसा बखूबी कर दिखाया है। सिविल सेवा से राजनीति। रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सरकार में रहने वाले, मोदी सरकार के दलित चेहरा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के राजनीतिक जीवन पर नज़र डालें तो एक बेहद ही साधारण परिवार, राजनीति की कोई विरासत नहीं, न कोई गॉडफादर और न ही ऊंची जाति के होने की ताकत। उस दौर में पासवान का राजनीति में टिक जाना ही भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार है। इतनी मामूली पृष्ठभूमि का एक नेता इतने दिनों तक शिखर के आसपास लगातार मौजूद है। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 के दिन बिहार के खगड़िया जिले में एक दलित परिवार में हुआ था। पासवान ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से एमए तथा पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया है। पासवान के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो छात्र जीवन के बाद वे पटना विश्वविद्यालय पहुंचे और परास्नातक की पढ़ाई की। बिहार पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति के मैदान में उतरे रामविलास पासवान शुरू से ही राजनारायण और जयप्रकाश नारायण के फॉलोअर रहे हैं। उनसे काफ़ी कुछ सीखकर आगे बढ़े। पासवान लोकदल के महासचिव नियुक्त हुए। इमरजेंसी के दौरान वो राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेहद करीब थे। पासवान ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1969 में लड़ा था और वो चुनाव था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो वो आंदोलनकारियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 2 साल जेल में बिताए। जेल से छूटने के बाद पासवान जनता पार्टी के सदस्य बने और संसदीय चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे। हाजीपुर ने बनाया हीरो और 2 बार चखाया हार का स्वाद। बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का मन मिजाज अपने अगल बगल के संसदीय क्षेत्र से जुदा है। हाजीपुर के संसदीय चुनाव के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि यहाँ के लोग अपने नेता को दिल में इस कदर बसा लेते हैं कि दूसरे के दिल में कोई जगह ही नहीं बचती। साल 1977 में रामविलास पासवान ने 4.24 लाख वोटों से जीतकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। लेकिन उसके ठीक 8 साल बाद
चुनावी जीत का रिकॉर्ड कायम करने वाले पासवान उसी हाजीपुर में 1984 में हार गए थे। 1983 में उन्होंने दलित सेना की स्थापना की। पासवान के अनुसार यह संगठन पूरी तरह से दलितों के उत्थान के लिए समर्पित था। काशीराम और मायावती की लोकप्रियता के दौर में भी बिहार के दलितों के मजबूत नेता के तौर पर लंबे समय तक पासवान टिके रहे। साल 1989 में पासवान हाजीपुर से जनता दल के टिकट पर 5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं। इस जीत के बाद वह वीपी सरकार के कैबिनेट में पहली बार शामिल किए गए। उन्हें श्रम मंत्री बनाया गया। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक यानी जो पहले ही भांप ले कि कौन जीतने वाला है और वो फिर उस दल या गठबंधन के साथ हो लेते हैं। पासवान परिवार की निष्ठा मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, इसलिए उन्हें सियासत का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। अतीत के पन्ने पलटेंगे तो रामविलास पासवान देवगौड़ा सरकार में भी मंत्री थे। 1999 में वाजपेयी सरकार में भी मंत्री बने। 2004 में यूपीए की सरकार बनी तो पासवान वहां भी मंत्री बने। 2013 तक यूपीए में रहे, लेकिन 2014 के चुनाव में पाला बदल लिया। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ किया है काम। पिछले 3 दशक में केंद्र की सत्ता में आए हर राजनीतिक गठबंधन में शामिल रहे और मंत्री बने। राजनीतिक गलियारों में पासवान को इसलिए विरोधी सबसे सटीक सियासी मौसम वैज्ञानिक का तंज भी कसते हैं। सियासी हवा का रुख भांप कर गठबंधन की बाजी चलने की यह काबिलियत ही है कि अपने अस्तित्व के करीब 3 दशकों में लोजपा अधिकांश समय केंद्र की सत्ता का हिस्सा रही। रामविलास पासवान के नाम 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री के तौर पर काम करने की अनूठी उपलब्धि जुड़ी है। इसमें नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, एनडीए, यूपीए सब शामिल है। यूनाइटेड फ्रंट सरकार के कार्यकाल में चूंकि दोनों प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल राज्यसभा के सदस्य थे, इसलिए उस दौरान पासवान लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता रहे। बाबू जगजीवन राम के बाद बिहार में दलित नेता के तौर पर पहचान बनाने के लिए उन्होंने आगे चलकर अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। इसका सियासी सफर भी सत्ता की रोशनी से ही शुरू हुआ। वाजपेयी की एनडीए सरकार में मंत्री रहे पासवान का राजनीतिक कौशल ही रहा कि जिस जदयू से अलग होकर लोजपा बनी, वह भी एनडीए का हिस्सा बनी। लेकिन 2004 के चुनाव में एनडीए ने इंडिया साइनिंग का क्या अंजाम होने वाला है, इसे पासवान पहले ही भांप गए थे। 2004 के चुनाव के ठीक पहले रामविलास पासवान गुजरात दंगा के नाम पर एनडीए का साथ छोड़ यूपीए में शामिल हो गए। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पासवान का दांव गलत बैठा। वो कांग्रेस का साथ छोड़कर लालू के साथ हो लिए, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि वो अपनी हाजीपुर तक की सीट नहीं बचा पाए, जिसके बाद उन्हें पूरे 5 साल तक सत्ता सुख से वंचित होना पड़ा। ये और बात है कि उस वक्त लालू प्रसाद यादव की मदद से रामविलास पासवान राज्यसभा में पहुंचने में कामयाब हो गए थे। 2014 में मोदी लहर को भांप पासवान एनडीए में शामिल हो गए और अभी भी सरकार में मंत्री हैं। मीरा कुमार और मायावती से चुनावी भिड़ंत। बिजनौर लोकसभा सीट के लिए 1985 का साल बेहद ही खास है, जिस चुनाव में दलित राजनीति के उफान को पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार ने महसूस किया। इस लोकसभा उपचुनाव का परिणाम चाहे जो रहा हो, लेकिन इसके उम्मीदवारों ने अपनी जीत के लिए जी तोड़ कोशिश की थी। 1985 के उपचुनाव के लिए एक महिला उम्मीदवार प्रचार के लिए साइकिल के सहारे थी। अपने साइकिल के जरिए वो बिजनौर की गलियां छानते हुए, लोगों से मिलते हुए अपनी जीत के लिए सत्ता की लड़ाई लड़ रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती थी, जो अपना पहला लोकसभा उपचुनाव लड़ रही थी। मायावती के मुकाबले एक और दलित चेहरा मैदान में था, जो ब्रिटेन, स्पेन और मॉरिशस के भारतीय दूतावासों में अपनी सेवा देने के बाद उस चुनावी मैदान में उतरी थी। वो नाम था बाबू जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार का। लेकिन 1985 के इस चुनाव में एक और दलित नेता की एंट्री होती है। रामविलास पासवान ने भी बिजनौर का उपचुनाव लड़ा। बिजनौर का यह चुनाव भारतीय राजनीति को बदल देने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज के बीच घमासान हुआ। कांग्रेस, लोकदल और मायावती के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में मीरा कुमार ने अपने पहले ही चुनाव में दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान और बीएसपी प्रमुख मायावती को हरा दिया। इस चुनाव में रामविलास पासवान दूसरे और मायावती तीसरे नंबर पर रही। 2005 के चुनाव में किंग मेकर बनने की चाह में पूरी सियासत बिखर गई। 2005 से 2009 रामविलास पासवान के लिए बिहार की राजनीति के हिसाब से मुश्किल दौर था। 2005 में वो बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने या लालू नीतीश की लड़ाई के बीच सत्ता की कुंजी लेकर उतरने का दावा करते रहे। फिर अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनाने के बदले समर्थन की बात करते रामविलास की जिद और राज्यपाल बूटा सिंह ने दोबारा चुनाव की स्थिति बनाकर उनकी राजनीति को बड़ा झटका दिया। नवंबर में हुए चुनाव में लालू प्रसाद का 15 साल का राज तो गया ही, रामविलास की पूरी सियासत ही बिखर गई। बिहार में सरकार बनाने की चाबी अपने पास होने का दावा धरा का धरा रह गया। वे चुपचाप केंद्र की राजनीति में लौट आए।
रामविलास पासवान का करीब 6% का वोट एक तरह से कंप्लीट ट्रांसफरेबल माना जाता रहा है। यही वजह है कि राष्ट्रीय राजनीति में पासवान का जादू हमेशा कायम रहा। यही वजह है कि हर कोई रामविलास पासवान को अपने साथ जोड़े रखना चाहता है। बहरहाल रामविलास पासवान अपनी पार्टी के तमाम फैसले को लेने के लिए चिराग को अधिकृत कर चुके हैं। उनके पिता अपनी राजनीतिक चतुराई के लिए जाने जाते रहे हैं। अब ये चुनौती चिराग के सामने है। तो आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।